Hello and welcome to Study IS. History is a continuity. It is not easy to distinguish clearly when one period ends and other begins. इतिहास के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं. आपको बहुत परेशानी होगी पता लगाने में कि कब मिडिवल शुरू हुआ और कब मॉडर्न आ गया. किस तरीके से मिडिवल के बाद मॉडर्न ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और कब कौन आता है, कब कौन खत्म होता है और कब दूसरे की शुरुआत हो जाती है. सिमिलरली हिस्ट्री के साथ भी है. ये सारी चीजें इसीलिए नहीं पता चल पाती हमें क्योंकि ये काफी सिलसिलेवार तरीके से होती है. एवरीथिंग इज रिलेटेड. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि बहता पानी, जैसे कि एक नदी. आज मैं सुयश कमल सोनी आपके लिए लेकर आया हूं स्पेक्ट्रम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक समरी कोर्स, जिसमें आप प्रीलिम्स के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं. आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल आपकी उंगलियों पे होगी. आपको डेट्स बहुत अच्छे से याद होंगी. आपको पूरे एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है इस पर्टिकुलर कोर्स से. अब जैसे कि हम जानते हैं बहुत से तरीके हैं जिससे आप मॉडर्न की तैयारी कर सकते हैं. अगर आपको नॉवल पढ़ना पसंद है तो आप नॉवल पढ़िए. नॉवल में विपिन चंद्रा है या फिर और भी तमाम, शशि थरूर जी ने काफी नॉवेल्स लिखी हैं. एक और काफी पॉपुलर नॉवल है अभी जो कि है आपकी प्लासी टू पार्टीशन. इस तरीके की बहुत सी नॉवेल्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको इंसाइट मिल जाएगा. पर हमें अपनी हॉबी फुलफिल नहीं करनी. हम यहाँ पे अपनी हॉबियां बनाने या रीडिंग करने के लिए नहीं आए. हमें चाहिए कि हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए. और एग्जाम क्लियर होने के लिए हमारा बेसिक एजेंडा यही है कि हम एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब देने की स्थिति में हो. इसीलिए जरूरी है कि हम उतना पढ़ें जिससे हमें सवाल के जवाब बने. आगे आपकी मर्जी है. हर आदमी नॉवल रीडर नहीं होता है. सबकी हॉबी नहीं होती कि वो नॉवेल्स पढ़े. कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको रीडिंग में बहुत बड़ी परेशानी होती है क्योंकि स्पेक्ट्रम भी बहुत मोटी किताब है. उसको किस तरीके से समझना है, उसमें कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके की हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कैसे हमें फैक्ट्स को ग्रास्प करना है और कैसे एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से लिंक अप करना है. जब आप एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से लिंक करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाता है कि किस तरीके से चीजें चली. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक कब फॉर्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस कब थे प्रेसिडेंट हमारे आईएनसी के. साथ ही साथ उन्होंने जब फौज या फिर हमारी इंडियन नेशनल आर्मी जब उन्होंने बनाई तब वो कब बनाई, वो आपको कब याद रहेगा जब आपको पता है हाँ पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, फिर उन्होंने वहां से बाहर निकल के फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया. फिर उसके बाद 1943 के आसपास जब उन्होंने वो अपने घर से जाकर उन्होंने अफगानिस्तान से रशिया जाके फिर बर्लिन में हिटलर से मिलने के बाद फिर वो जापान आए. जापान के बाद सिंगापुर आए. सिंगापुर में उन्होंने अपनी आर्मी बनाई. तो ये आपको कब पता होगा जब आप एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ फैक्ट्स को आप इंटरलिंक करेंगे. तो हम इस समरी में बात करेंगे सबसे पहले जो भी चैप्टर्स हैं स्पेक्ट्रम के, एक एक चैप्टर को उठा के उनका क्या ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का, उसके ऊपर बात की जाएगी. पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर. दूसरी बात हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि हम समझे एक एक चीज कैसे रिलेटेड है, किस चीज का रिपरकशन कब आया, उससे क्या हुआ. साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्ट्स को लिंक करना बहुत जरूरी है, जो कि हम करके पढ़ेंगे. इंटरलिंकिंग करेंगे डेट्स का, फैक्ट्स का, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं या कोई इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस हैं, कोई इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है. जैसे आप देखेंगे आगे जब हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशनरी फेसेस आएंगे. रेवोल्यूशनरी फेज 1 आएगा, रेवोल्यूशनरी फेज 2 आएगा. कांग्रेस की भी जब हम बात करें फॉर्मेशन 1885 में होता है. उसके बाद आगे जब बढ़ता है तो पहले एक फेज आता है जिसमें वो पिटिशंस एंड प्रेयर्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ पिटिशन की बात करते हैं जो थे हमारे मॉडरेट्स. उसके बाद एकदम से स्वदेशी 1905 के आसपास एक अलग सिस्टम आता है कांग्रेस में जिसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, जिसमें लाल बाल और पाल काफी पॉपुलर लीडर्स थे, जिसमें आपने तिलक का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा. इस तरीके की चीजों को जब आप लिंकअप करेंगे, स्वदेशी में क्या हुआ, फिर एनसीएम में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट के टाइम पे क्या हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 के टाइम पे क्या हुआ था, किसने अपनी केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, किसने अपनी नाइटहुड को रिटर्न कर दिया था ब्रिटिशर्स को. ये सारी चीजें जब हम एक दूसरे से लिंकअप करके पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल ऐसे ही आने वाले हैं. स्टेटमेंट्स वाले सवाल ज्यादा देखे गए मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ सालों में, और उन स्टेटमेंट वाले सवालों के जवाब देने के लिए हमें स्टेटमेंट्स के साथ एक लिंकअप, एक क्रोनोलॉजी, ईयर्स और ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाता है. उसके बाद हम साथ ही साथ कंक्लूड करेंगे हर चीज को किस तरीके से हमें याद रखना है. फिर होंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है यूपीएससी अपने पुराने पेपर से भी बहुत से क्वेश्चंस को अलग फॉर्म में फ्रेम करके पूछ लेता है. और उसके साथ हर चैप्टर के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यू सॉल्व करें ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और हमें यह पता चले कि आखिर हमारी जो मेंटल कनेक्शन पावर है वो कितनी है, हम कितना कलेक्ट कर पा रहे हैं, रिकलेक्ट कितना कर पा रहे हैं और हमारे कितने एमसीक्यू सही हो रहे हैं.
उससे हमें समझ में आएगा कि हमारी क्या परफॉर्मेंस है और हम मॉडर्न को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो जैसे कि हम क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, ये लगभग आप ये समझिए मिडिवल की बात आ जाती है। और मिडिवल के बाद 1498, ये डेट इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस ईयर में वास्को डी गामा पहली बार आया, जहां केरला में कैलिकट में ये सबसे पहले आया। यहां से शुरुआत हो जाती है एंट्री ऑफ यूरोपियंस की। फिर आप देखिए पोर्चुगीज आएंगे, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, पोर्चुगीज आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर इंग्लिश आएंगे, फिर फ्रेंच सबसे आखिरी में आते हैं। ये सवाल आ चुका है कि सबसे बाद यूरोपियंस किस क्रोनोलॉजी में आए, या सबसे पहले कौन आया या सबसे आखिर में कौन आया, तो ये आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, PDEF। जनरली PDF तो हम समझते हैं, इसमें बस एक ई आ गया है। सबसे पहले पोर्चुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। फिर उसके बाद आगे आप देखिए 1526 के, ये डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर इस समय आया और बाबर ने यहां से लोधी डायनेस्टी को खत्म करके मुगल डायनेस्टी चालू की। मुगल डायनेस्टी चालू करने के बाद यहाँ पे आ गए हम लेटर मुगल्स की तरफ। लेटर मुगल्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो आ गई थी उस टाइम तक, शिवाजी के टाइम पे चालू हुआ, लेटर मुगल्स के टाइम पे चालू हुआ, पर फाइनली 1761 के आसपास तक मराठास का कंसोलिडेशन हो गया था। काफी अच्छा इन्होंने सरदेशमुखी और चौथ जो आप कहते हैं ऐसे टैक्सेस भी कलेक्ट करना चालू कर दिया था ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली मुगल्स, या फिर मुगल्स के बिहाफ में इतने पावरफुल हो गए थे कि इन्हें टैक्सेस कलेक्ट करना चालू कर दिया। साथ ही साथ आप ये देखिए कि 1757, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 23rd ऑफ जून, बस आने वाला है थोड़े दिन बाद, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ने कहीं ना कहीं दरवाजे खोल दिए थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के। ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है तो हमें यहाँ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को भी अपने हाथ में लेना होगा, और इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली इसके बाद एक और बैटल होगा जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ये होता है 1764 में। और इसके बाद फाइनली ये समझ में आ जाता है कि आखिर ब्रिटिशर्स ने कितना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन किया है और किस तरीके से आगे का रिपरकशंस होने वाले, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे आते हुए वक्त में आपको ये समझ में आएगा कि अब यहां पर हम बात करें तो EIC और क्राउन्स के बीच में जो रिलेशन थे, यहाँ पे 1858 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। क्योंकि इस दौरान पूरा जो पावर है वो 1858 के आसपास क्राउन के अंडर आ गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे ट्रांसफर ऑफ पावर कंप्लीटली 1858 में हो गया था। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947। तो यहां तक की जो भी कहानी है, इस पूरी कहानी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस पूरे सेशन में, जो कि सिलसिलेवार तरीके से होगा। आपको एक एक चैप्टर जो स्पेक्ट्रम में दिया है उसको समराइज किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, और उसके साथ MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप चाहें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के तमाम सोर्सेज हैं, आप किसी भी सोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी सोर्स को, चाहे आप नॉवल ले लें तो विपिन चंद्रा है, या फिर और भी बहुत सारी नॉवेल्स हैं जिनसे आपको कहानी समझ में आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हम हिस्टोरियंस नहीं है, हमें अपना प्रीलिम्स निकालना है, वो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंडा है। तो बहुत सी आपके पास सोर्सेस हैं, लेकिन मैं आपसे ये पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम को अगर बिल्कुल डेडिकेटेडली, डिवोशनली आप फॉलो करते हैं, रिलीजियसली आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों को कर पाएंगे। अब सामान्य तौर पर लोग जब मुझसे पूछते हैं कि स्पेक्ट्रम ही क्यों पर्टिकुलरली, और भी किताबें हैं, अक्सर लोग विपिन चंद्रा को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूं, मैंने विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम दोनों पढ़ी है। स्पेक्ट्रम जो है वो स्टोरी फॉर्म में नहीं लिखी है, वो आपको बहुत ही आराम से फैक्ट्स को परोसती है, बहुत ही क्लियरली आपको बताती है हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज नहीं। पर जो विपिन चंद्रा है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। अब स्टोरी के फॉर्म में होने की एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, आप समझ नहीं पाते कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट को आपको अंडरलाइन करना है और किस पार्ट को आपको छोड़ देना है। लेकिन स्पेक्ट्रम में ये बात नहीं है। स्पेक्ट्रम में बड़े क्लियरली डिफाइंड है कि इस पार्ट को आपको सर्कल करके रखना है और इसके आगे आपको एक स्टार बना देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर है स्पेक्ट्रम का। हम इस पे और ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे और इसीलिए हम इसको समराइज कर रहे हैं, ना कि दूसरी किताबों को। साथ ही साथ आप एक और चीज ये समझिए कि ये हमारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये फैक्ट्स जो हम याद करेंगे, जो हम इंटरलिंक करेंगे, वो दोनों जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रीलिम्स में आपके सवाल सही कराने में, फैक्ट्स में कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी बात आज से या कल से, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर सवाल एंशिएंट से है जो आया था कि आप किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटी प्लानिंग थी उसको आप आज कितना ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं अगर आपको फैक्ट्स याद होते कि किस तरीके से ग्रेडेड लेन्स थी, 90 डिग्री पे रोड एक दूसरे को काटती थी, मेन रोड पे कोई भी खिड़कियां नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, मतलब ओपनिंग नहीं थी। साथ ही साथ आप देखें कि बाथ जो पाया गया था, एक लार्ज बाथ मोहनजोदारो में जिसमें पब्लिक बाथ कहते हैं, वो पाया गया था। तो उससे ये समझ में आता है कि
किस तरीके से उनको वाटर कंटेनमेंट सिस्टम था, पूरा वाटर का कैसा सिस्टम था, सीवेज के लिए क्या सिस्टम्स थे उनके पास, ये सारी चीजें आपको समझ में आ सकती हैं। सिटी प्लानिंग के बारे में बहुत सी चीजें आप लिख सकते हैं, कब, जब आपको फैक्ट्स क्लियर। तो इसीलिए स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए। और ये समरी कोर्स आपका टाइम भी बहुत बचा देगा, क्योंकि आप खुद अगर स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप सर्कल करिए, इस चीज के आप नोट्स बनाइए। पर जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको क्लियरली सिर्फ एक ही काम करना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। बल्कि इसके अलावा मैं आपको इसके पीडीएफ नोट्स या फिर जो पीपीटी है वो मैं आपको लिंक में शेयर करूंगा। दूसरी बुक, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले से बता दिया कि जो दूसरी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। प्लासी 2 पार्टीशन मिल जाएगी, विपिन चंद्रा की भी बहुत सारी किताबें, और रामचंद्र गुहा की ये किताब तो आपने बहुत पॉपुलर किताब है, ये आपने सुनी होगी। और ये सारी चीजें इंटरेस्ट है जिनको रीडिंग में, मैं उनको बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि आपको इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप पढ़िए, आपका स्वागत है। पर ये समय नहीं है उस चीज का। अभी समय है कि आप कितनी जल्दी कितना रिवाइज कर लेते हैं, कितना उसको रिटेन करते हैं, और कितना आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हैं, कितने सवालों को सही कर पाते हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि बताया, ये किताबें जो होती हैं, जो नॉन नॉवल रीडर्स हैं या जिनकी रीडिंग एक हॉबी नहीं, उनके लिए काफी ड्राई हो जाती है। एक टाइम बाद आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब ये आगे नहीं पढ़ी जा सकती। इसीलिए बेटर होगा कि हम और ज्यादा बेटर इंटरेस्टिंग बनाएं आपकी स्टडीज को, पिक्चर्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में। क्योंकि आप देखिए, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में आपके सुनने का भी शक्ति लग रही है, देखने की भी, और साथ ही साथ सोचने की भी। आप अपने 3 सोर्सेस पे एक समय पे काम कर रहे हैं जब आप एक मूवी देख रहे हैं। तो जब आप एक मूवी देख रहे हैं उस टाइम पे आप 3 सेंसेस पे काम कर रहे हो। उसी तरीके से जब आप एक वीडियो देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं तो आपके नंबर ऑफ सेंसेस जो एंगेज्ड है वो ज्यादा है। इस वजह से आपका जो रिटेंशन पावर है वो भी बढ़ जाता है। तो आपको याद रखने में या फिर रिकॉल करने में एग्जाम टाइम पे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने किसी भी सवाल को पढ़ते हो उसकी पिक्चर बनेगी या फिर आपको वो वीडियो याद आएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीका है इस चीज को समझने का और पढ़ने का। ये लेसन आपको एक तरीके से हेल्प करेगा मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में। साथ ही साथ जब आप रिवीजन करने बैठेंगे प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले, तब भी आपको इसके नोट्स, साथ ही साथ इसके जो भी एमसीक्यूज है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए हैं, या फिर क्विक पीपीटी रिवीजन भी आप इससे बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो ये बात थी कि हमारा जो नया मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आने वाला है, जिसमें हम स्पेक्ट्रम की समरी बनाने वाले हैं, उसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। आगे आप मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाले कोर्स में हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम चालू करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, और हम पूरी सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे और हम इंडिया को आजाद करके ही मानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।